हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी भाषाई दुनिया में उतरने वाले हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी और बेहद दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश की। देखिए, भारत में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये 2 सदियों के इतिहास और दर्जनों स्थानीय भाषाओं के मेल से बना एक बिल्कुल नया, अपना खुद का डायलेक्ट है। तो चलिए इस हाइब्रिड भाषा की पेचीदगियों को और इसकी बनावट को डीपली समझते हैं। अब जरा इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। Myself Sujoy, I am out of station but will try my level best to revert back. एक आम भारतीय के कानों को ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक, फॉर्मल और पोलाइट लगता है ना? लेकिन ग्लोबली ये सेंटेंस काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस एक छोटे से सेंटेंस में ही ऐसे कई शब्द और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स छुपे हैं जो लिटरली सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सुने जाते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस विषय को गहराई से समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है कि ये अलग अलग शब्द और बोलने के तरीके सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ नहीं है। लिंग्विस्टिक्स में इसे मदर टंग इन्फ्लुएंस या एमटीआई कहा जाता है। बेसिकली ये एक ऐसी कॉग्निटिव प्रोसेस है जहाँ किसी व्यक्ति की पहली भाषा का ग्रामेटिकल लॉजिक और स्ट्रक्चर सीधे तौर पर उसकी दूसरी भाषा पर मैप हो जाता है। यानी जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिकली चल रही स्थानीय भाषा का सिंटैक्स अपना असर छोड़ ही देता है। तो ये प्योरली मिस्टेक्स नहीं, बल्कि एक लॉजिकल भाषाई अनुवाद का नतीजा है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे द रूट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश, फिर वर्ड्स ओनली इंडियंस यूज, उसके बाद द ग्रामर ट्रांसलेशन ट्रैप, द प्रोनाउंसिएशन पजल और फाइनली अडैप्टिंग फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, द रूट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश। आखिर इस भाषा की जड़ें कहाँ जुड़ी हैं? समय के साथ ये भाषा आकार लेती गई। 16th सेंचुरी में मुगल साम्राज्य के दौरान मकतब खाना यानी ट्रांसलेशन ब्यूरोज शुरू हुए थे, जो संस्कृत और स्थानीय भाषाओं को दरबारी पर्शियन में अनुवाद करते थे। फिर 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिन्होंने इस एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के तरीके को अपनाया और एक बेहद फॉर्मल, सरकारी और कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक भाषा का निर्माण किया। आज की 21st सेंचुरी के ग्लोबल कॉल सेंटर्स तक आते आते वही पुरानी फॉर्मल और लेयर्ड भाषा हमारी एजुकेशन सिस्टम में एकदम फॉसिलाइज हो चुकी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वर्ड्स ओनली इंडियंस यूज। हमारी लैंग्वेज में ऐसे कई लेक्सिकल इनोवेशंस हैं जो बस यहीं मिलते हैं, पर लिटरल ट्रांसलेशंस अक्सर ग्लोबल मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकते हैं। जैसे पोस्टपोन का उल्टा हमने लॉजिकली प्रीपोन बना दिया, जबकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसे ब्रिंग फॉरवर्ड कहते हैं। आउट ऑफ स्टेशन एक पुराना कॉलोनियल टर्म है, जब ऑफिसर्स अपनी पोस्ट पर स्टेशन्ड होते थे, पर आज ग्लोबली लोग आउट ऑफ टाउन कहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है पास आउट ऑफ कॉलेज। ग्लोबल इंग्लिश में पास आउट का मतलब बेहोश होना होता है, ग्रेजुएट होना नहीं। तो अगर किसी इंटरनेशनल मीटिंग में कोई कहे कि आई पास्ड आउट इन 2015, तो लोग यही समझेंगे कि वो व्यक्ति 2015 में बेहोश हो गया था। और यहाँ हम एक और बड़ी आदत देखते हैं, रिडंडेंट प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना। रिवर्ट शब्द का अपने आप में ही मतलब होता है वापस आना या जवाब देना, तो उसके आगे बैक लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसी तरह डिस्कस का मतलब ही किसी विषय के बारे में बात करना है, तो अबाउट शब्द यहाँ टोटली फालतू है और ऑर्डर फॉर्म में फॉर की कोई ज़रूरत नहीं होती। असल में हम अक्सर सेंटेंसेस को थोड़ा वजन देने के लिए या थोड़ा और पोलाइट साउंड करने के लिए इन एक्स्ट्रा शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 3, द ग्रामर ट्रांसलेशन ट्रैप। लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक इंग्लिश में कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो किसी स्थिति या इमोशन को दर्शाते हैं, किसी स्पेसिफिक एक्शन को नहीं। इसलिए इन्हें कंटिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस में हालात और एक्शंस को अक्सर एक ही तरह से ट्रीट किया जा सकता है। यही वजह है कि आई हैव 2 ब्रदर्स जैसी आम बात ऑटोमेटिकली आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स बन जाती है। ये ग्लोबल रूल्स को ब्रेक करता है, क्योंकि हैव यहाँ पोजीशन दिखा रहा है जो एक स्थायी स्टेट है, कोई ऑन गोइंग एक्शन नहीं। ये एक और आम आदत है जिसे इन्वर्टेंट टैग्स कहते हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश में टैग क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें मेन क्लॉज के सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलना पड़ता है, जैसे दे वर लेट, वॉन्ट दे। लेकिन हम भारत में पोलाइटली बात कंफर्म करने के लिए हिंदी के टैग है ना का बिल्कुल डायरेक्ट अनुवाद इजंट इट या सिर्फ नो से कर देते हैं। ये सुनने में हर सिचुएशन में फिट तो हो जाता है, पर ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत साउंड करता है। अब खुद का परिचय देते वक्त माई सेल्फ सुजॉय गुप्ता कहना आजकल एक आम बात बन चुकी है।
लेकिन माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। स्टैंडर्ड इंग्लिश रूल्स के मुताबिक ये कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये शायद मैं खुद जैसे हिंदी फ्रेजेस को फॉर्मल बनाने या डायरेक्ट ट्रांसलेट करने के चक्कर में होता है। दुनिया भर में अपना इंट्रो देने का सबसे सही और आसान तरीका बस आई एम सुजॉय गुप्ता कहना ही है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द प्रोनाउंसिएशन पजल। अक्सर वी और डब्ल्यू के बीच फर्क करना इंडियन स्पीकर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी ज्यादातर भाषाओं में इन दोनों के लिए एक ही साउंड होती है। लेकिन इसको ठीक करना बहुत आसान है। जब वी बोलना हो तो बाइट योर वीज टेक्निक काम आती है, जहां ऊपर के दांत और नीचे के होंठ का इस्तेमाल होता है, और डब्ल्यू के लिए किस योर डब्ल्यूज, जहां होंठों को गोल करके एक ओ शेप बनाया जाता है। ये छोटी सी फिजिकल टेक्निक वेट और वेट जैसे शब्दों के बीच का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर सकती है। हमारी रीजनल भाषाओं का एक और बहुत खास असर रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स पर दिखता है। देखिए, स्टैंडर्ड इंग्लिश में ट और ड बोलते वक्त जीभ दांतों के ठीक पीछे वाले हिस्से को छूती है, लेकिन इंडियन इंग्लिश में हम जीभ को थोड़ा और पीछे पैलेट की तरफ मोड़कर एक थोड़ी कठोर ध्वनि पैदा करते हैं, और बेसिकली यही वजह है कि हमारा एक्सेंट थोड़ा भारी और डिस्टिंक्ट सुनाई देता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 5, Adapting for Global Communication। काइंडली डू द नीडफुल, ये फ्रेज सुनने में बेहद पोलाइट लगता है, पर ग्लोबल बिजनेस में इसे पुराना और वेग माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर लोग डायरेक्ट बातों और क्लियर डेडलाइंस को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए प्लीज कंप्लीट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे कहना ज्यादा साफ और असरदार है। इन आर्केइक यानी पुराने शब्दों को छोड़कर डायरेक्ट एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करने से काम में होने वाले डिलेज को आराम से रोका जा सकता है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर के कुछ क्विक और एक्शनेबल टेकअवेज देखते हैं। ग्लोबल इंग्लिश पढ़ने की आदत डालना हमेशा बेहतर है। काइंडली की जगह सीधे प्लीज का उपयोग कीजिए। वर्बिट टेक्निक याद रखिए, जहां डिस्कस, ऑर्डर या रिवर्ट के बाद आने वाले अनरिडंडेंट प्रेपोजिशंस को हटा दिया जाता है। हमेशा एक्टिव वॉइस में बात करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक छोटी सी लेकिन आम गलती, अल्फाबेट का मतलब ए से जेड तक का पूरा सेट होता है, जबकि एक सिंगल कैरेक्टर को लेटर कहा जाता है। तो सवाल ये होना चाहिए कि विच लेटर इज दिस, ना कि विच अल्फाबेट। आखिर में चलिए एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। पता है, भारत में 129 मिलियन से ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये नंबर्स कई वेस्टर्न देशों की टोटल आबादी से भी ज्यादा हैं। तो जिस तेजी से भाषा बदलती और विकसित होती है, क्या आने वाले समय में ये इंडियनिज्म्स ही ग्लोबल इंग्लिश का नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे? क्या हमारी ग्रामर और वोकैब्युलरी पूरी दुनिया अडॉप्ट कर लेगी? ये एक ऐसी प्रोवोकेशन है जो भाषा के डेवलपमेंट को देखने का एक नया और बिल्कुल अलग नजरिया देती है। सोचिए जरूर इस बारे में।